हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएफ नॉवल वर्ल्ड पर। ये कहानियाँ मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। यहाँ आपको कई प्रकार की कहानियाँ सुनने मिलेगी और इसमें बताए गए सभी नाम पात्र घटनाएं एक लेखक की कल्पना मात्र है, तो इसे गंभीरता से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। पीस कर धूल में मिला दूंगा और तुम्हारे जैन परिवार के हर सदस्य को तुम्हारे साथ दफना दिया जाएगा। पुरुषों को मार दिया जाएगा और महिलाओं को वेश्यालयों में भेज दिया जाएगा। काले कपड़े पहने कमांडर ने दांत पीसते हुए कहा। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। यह सुनकर कार्तिक अचानक रुक गया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे मरने की कामना करने का क्या अर्थ होता है। ड्रैगन के पास ऐसे शल्क होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। उन्हें छूना निश्चित मृत्यु है। कार्तिक भी ऐसा ही था। जैन परिवार ने उसे पाला पोसा और लंबे समय से उसे अपना परिवार ही माना। उसके ससुर ने भी उसे अपने बेटे जैसा ही माना। वह इस दयालुता को हमेशा याद रखेगा। काले कपड़े पहने कमांडर के शब्दों ने कार्तिक के शरीर से निर्मम हत्या की भावना को जन्म दिया, जिससे वह दुनिया पर उतरते हुए मृत्यु के देवता की तरह प्रतीत होने लगा। उसने काले कपड़े पहने अन्य लोगों को मारने का प्रयास छोड़ दिया और काले कपड़े पहने लोगों के नेता की ओर दौड़ते हुए धुंधलेपन में बदल गया। छोटी तलवार बिना किसी खास चाल के सीधे और सरलता से हवा में ही नीचे गिर पड़ी। उसकी जबरदस्त आभा ने काले कपड़े पहने सेनापति के चेहरे के भाव बदल दिए। उनके हाथ करीब आते गए। दोनों के बीच 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं थी और पलक झपकते ही वे एक दूसरे के ऊपर थे। क्लैंग! काले कपड़े पहने कमांडर की हथेली के प्रहार से कार्तिक की छोटी तलवार पीछे की ओर गिर गई, जिससे एक लहर पैदा हुई जो बाहर की ओर बढ़ी, जिससे दोनों तरफ के मालवाहक वैगन लगभग पलट गए। अपने पैरों को जमीन पर टिकाए हुए वह लगभग 10 मीटर पीछे हट गया और अंततः अपने पैर जमाए। काले वस्त्र पहने सेनापति की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का केवल 70% ही इस्तेमाल किया था। फिर भी वह एक उच्च स्तरीय इनेट रियल्म साधक को मारने के लिए पर्याप्त थी। अपनी बांह हिलाते हुए कार्तिक के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सचमुच शुद्धिकरण आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर को गंभीरता से नहीं लिया था। दोनों गर्व से अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं और उन्होंने एक दूसरे की निगाहों में असीम लड़ाकू भावना देखी। आपने मुझे सचमुच प्रभावित किया है। एकमात्र दूसरे स्तर के जन्मजात क्षेत्र साधक जिसकी शक्ति एक आत्मा शोधक के बराबर है। आपने ऐसा कैसे कर दिखाया? काले कपड़े पहने नेता ने गहरी सांस ली और अपनी हत्या की नीयत दबा ली। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब मौत की लड़ाई हो गई थी। उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देना असामान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अत्यंत शक्तिशाली तकनीकों या गहन मार्शल आर्ट कौशल में निपुण है, यह कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगाना बहुत ही असाधारण बात है। एक या दो छोटे क्षेत्रों को पार कर लेना ही स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। कार्तिक ने ऐसा कैसे किया? किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जैन परिवार के पहरेदारों को भी नहीं। उनकी यादों में कार्तिक हमेशा से एक निकम्मा, कामचोर और खर्चीला रहा था। यदि ऐसे लोगों को बेकार समझा जाए तो वे बेकार से भी बदतर हैं। कुएं की तलहटी में बैठा मेंढक आकाश में चमकते चांद को नहीं पहचान सकता। कार्तिक ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी और उसके पैरों के तलवों से एक बेहद तेज झटका निकला, जिससे उसका शरीर हवा में उछल गया। वह जमीन पर सरकता हुआ तूफान की तरह उछला और उसके हाथ में छोटा चाकू सीटी की आवाज करता हुआ काले कपड़े पहने कमांडर से 3 मीटर की दूरी पर आ गया। मैं तुम्हें जीवित पकड़ लूंगा और तुमसे जो उत्तर मैं चाहता हूं वह प्राप्त करूंगा। काले वस्त्र पहने नेता ने अपनी 5 अंगुलियां फैला दी, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली हस्तकला तकनीक का अभ्यास करते हुए एक ठंडी आभा उत्पन्न हुई। दोनों तुरंत युद्ध में लग गए, एक दूसरे पर वार करने लगे। प्रत्येक टक्कर से एक धीमी आवाज उत्पन्न हुई, क्लैंग, बूम। दोनों शव फिर से अलग हो गए।
जमीन पर पड़ा मलबा गायब हो गया, जिससे एक बड़ा सा खुला स्थान बन गया। काले कपड़े पहने कमांडर के दाहिने हाथ से खून की बूंदें टपक रही थीं और जमीन पर बिखर गईं। कितना तेज चाकू है! आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के साधक के पास सच्ची चीथी जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी, और यहां तक कि जन्मजात क्षेत्र का साधक भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। फिर भी कार्तिक आसानी से उसके सुरक्षा कवच को भेद कर उसकी भुजा को भेदने में सक्षम था। न केवल उसका चाकू तेज है, बल्कि उसकी तलवारबाजी भी अप्रत्याशित है और उसकी ताकत अथाह है। कार्तिक के मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। उसकी बांह में चाकू घुस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। उसकी छाती पर हथेली के वार से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपने मजबूत शरीर के बल पर वह बड़ी मुश्किल से एक हमले का सामना कर पाया, अन्यथा कोई भी होता तो बहुत पहले ही लाश बन चुका होता। जैसे ही आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक सक्रिय हुई, कार्तिक के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। जमीन पर पड़ी काली लाशें एक एक करके गायब हो गईं और सूखी मानव त्वचा में बदल गईं। उनके शरीरों का सार द्रव में बदल गया और कार्तिक के ऊर्जा केंद्र को फिर से भर दिया। तरल पदार्थ उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंच गया। घुटन की भावना गायब हो गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। काले कपड़े पहने सेनापति के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह कैसी दबंग चाल थी! जिस तेजी से यह आध्यात्मिक ऊर्जा निगल रही थी, वह भयानक थी। तुम एक राक्षस हो! चीखते हुए उसने ड्रैगन की तरह कार्तिक की ओर हाथ बढ़ाया, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का मौका नहीं दिया। अगर वह ऐसा करता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एकमात्र जन्मजात क्षेत्र साधक द्वारा इस बिंदु तक मजबूर किया जाना निश्चित रूप से महान पथ राजवंश को चिंतित कर देगा यदि यह बात बाहर आ गई। बाकी 5 काले सैनिक चट्टान के नीचे डर से कांप रहे थे। उनके साथी गायब हो गए थे और इंसानी खाल में बदल गए थे। वर्षों तक युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उन्होंने सभी प्रकार की क्रूर चीजों का सामना किया था, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने सामने देखा उसने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। गहरी सांस लेते हुए कार्तिक की दाहिनी आंख अचानक धीरे धीरे बदल गई और ज्यादा गहरी होती गई। नेत्रगोलक की गहराई से एक अजीब सी रोशनी निकली जो ध्यान से देखने पर ही पता चलती थी। नेत्रगोलक से एक अजीब सा प्रकाश पर्दा निकल रहा था। लड़ाई को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए भूत नेत्र तकनीक का प्रयोग करें। जटिलताओं से बचने के लिए अब और विलंब न करें। काले कपड़े पहने कमांडर अचानक कांप उठा, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया हो, और उसकी नजर अनायास ही कार्तिक की ओर मुड़ गई। यह शक्ति बहुत विचित्र है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, और यहां तक कि वह भी नहीं जानता कि इसका अस्तित्व है या नहीं। आत्माओं के समुद्र से आत्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली उभार फूट पड़ा, जो शिरोबिंदुओं से होकर नेत्र गोलकों में प्रवाहित हुआ तथा अंतरिक्ष को भेदता हुआ चला गया। जिस क्षण उनकी आंखें मिलीं, काले कपड़े पहने कमांडर को पता चल गया कि वह गलत था, बहुत गलत था, और अंततः उसे समझ आ गया कि यह शक्ति कहां से आई है। यह देखकर कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके पीछे चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आह! उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली। उसकी आंखें अंधी हो गईं, उसके चेहरे पर खून के आंसू बहने लगे और वह दर्द से चीखते हुए अपना सिर पकड़े हुए था। अचानक उसने अपने हाथ नीचे किए और पास ही खड़े एक काले कपड़े पहने सिपाही पर वार किया। सिपाही के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। अचानक घटी इस घटना ने जैन परिवार के गार्डों सहित सभी को चौंका दिया। उन्होंने संपर्क नहीं किया था तो काले कपड़े पहने नेता क्यों चिल्लाया, और उसकी आंखें मानो तीखे कांटों से चुभ गई हों, 2 काले छेदों में बदल गई थीं, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक थीं। आत्मा शक्ति हमला। केवल कार्तिक ही सबसे बेहतर जानता था कि उसकी आत्मा की शक्ति ने काले कपड़े पहने कमांडर के आत्मा सागर को आसानी से भेद दिया था, जिससे उसे ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई कुछ समय तक नहीं हो सकी और वह अराजकता की स्थिति में पहुंच गया।
इस मौके का फायदा उठाकर वह अपनी जगह से गायब हो गया, अपनी छोटी तलवार उठाई और काले कपड़े पहने आदमी के ऊर्जा केंद्र पर वार किया। उसे अभी भी उससे बहुत सी जानकारी हासिल करनी थी, इसलिए वह उसे अब भी मार नहीं सका। एक ही घातक वार ने काले लिबास वाले कमांडर को घुटनों पर ला दिया। वह असहाय होकर जमीन पर बैठ गया। यह वार कार्तिक के लिए भी आसान नहीं था। भूत नेत्र तकनीक का इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी और उसकी दाहिनी आंख की रोशनी धुंधला गई थी। उसे जोरों से चक्कर आ रहे थे और वह मुश्किल से खुद को संभाले हुए था। उसने अपनी आंख बंद कर ली ताकि कुछ शक्ति वापस पा सके। कमांडर के बाकी 4 साथी जो काले कपड़े पहने हुए थे, यह देखकर वहीं जम गए। उन्हें भागने की भी सुध नहीं रही। उनका शक्तिशाली नेता एक साधारण इनेट रियल्म विशेषज्ञ से हार गया था। डीकन अनूप, जल्दी करो, इन्हें खत्म कर दो, कार्तिक ने हांफते हुए कहा। डीकन अनूप, जो अब तक सदमे में था, तुरंत होश में आया। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। बाकी 4 लोग घबरा गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनूप ने एक ही झटके में 3 को मार गिराया, जबकि चौथा भागने में सफल रहा। कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? डीकन अनूप जानता था कि अगर एक भी आदमी बचकर निकल गया तो यह जैन परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। उन्हें पूरी तरह से खत्म करना जरूरी था, और वह भी बिना किसी की नजर में आए। ये पत्थर तोड़ने वाली सेना के लोग हैं, अनूप ने सोचा। यह महान पथ राजवंश की सबसे खतरनाक सेना है। अगर उनका एक भी आदमी गायब हुआ तो पूरा राजवंश इसकी जांच करेगा। हम कोई सुराग नहीं छोड़ सकते। भागते हुए आदमी ने अभी 10 कदम ही उठाए थे कि अनूप ने अपनी पूरी ताकत से तलवार फेंकी। लंबी तलवार हवा को चीरती हुई गई और उस आदमी के शरीर को भेद गई। वह वहीं फंस गया। खून की एक धार उसकी छाती से फूटी और गाड़ी पर लदे बैंगनी सुनहरे अयस्क को लाल कर गई। सबको मारने के बाद डीकन अनूप, जो अभी भी सदमे में था, ने अपनी तलवार खींची और कांपते हुए कार्तिक की ओर बढ़ा। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज में अब गहरा सम्मान था। कार्तिक के प्रति उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें विस्मय से भरी थीं। मैं ठीक हूं, कार्तिक ने कहा। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। जल्दी से यह जगह साफ करो और सारे सुराग मिटा दो। 15 पहरेदार तुरंत काम पर लग गए। वे पास से साफ पानी लाकर चट्टानों पर लगे खून के धब्बों को धोने लगे। 1 घंटे के भीतर किफेंग घाटी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई, जैसे यहां कुछ हुआ ही न हो। कुछ गार्ड घाटी के बाहर गए और भागे हुए 2 घोड़ों को वापस ले आए, जिन्हें फिर से गाड़ी में जोत दिया गया। पत्थर तोड़ने वाली सेना के सैनिकों के शवों को जलाकर राख कर दिया गया। सिर्फ एक ही चीज बची थी। काले कपड़े पहने कमांडर, जो अभी भी घुटनों पर बैठा था, उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। बच्चे, तुम मर चुके हो, कमांडर ने थूकते हुए कहा। तुमने पत्थर तोड़ने वाली सेना के लोगों को मारा है। अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी। बस मरने का इंतजार करो। काले लिबास वाले नेता ने अपना मुखौटा उतार दिया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरा बेहद भयंकर दिख रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसी क्षण 1 घंटे के आराम के बाद कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से भर गई थी। उसने शांत भावशून्य नजरों से कमांडर को देखा। अगर हम तुम्हें नहीं मारते तो क्या तुम जैन परिवार को बख्श देते? कार्तिक ने उपहास किया। तुम्हारा यहां होना ही संदिग्ध था। तुम लोग हमें मारकर चुप कराना चाहते थे, ताकि पत्थर तोड़ने वाली सेना के कांगड़ा शहर में घुसने का सबूत मिटा सको। कमांडर की हंसी रुक गई। कार्तिक सही था। उनका एकमात्र समाधान जैन परिवार को हमेशा के लिए खत्म करना था। कार्तिक ने अपनी छोटी तलवार निकाली और कदम दर कदम कमांडर की ओर बढ़ा। उसने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। कमांडर का ऊर्जा केंद्र पहले ही टूट चुका था। वह अब किसी आम इंसान से ज्यादा नहीं था। तुम सही कह रहे हो, कमांडर ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। तुम्हारा जैन परिवार बर्बाद हो गया है। पत्थर तोड़ने वाली सेना को नाराज करने का मतलब है कि खुद सम्राट भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते।
जैसा कि मुझे शक था, कार्तिक ने सोचा। यहां आने का उनका असली मकसद पहले जैन परिवार की बैंगनी सोने की खदान पर कब्जा करना था और फिर पूरे परिवार को चुपके से खत्म कर देना था। शशांक ने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई, कार्तिक ने याद किया। उसे जरूर पता था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन वह पत्थर तोड़ने वाली सेना का नाम लेने से डर रहा था। उसने बस इतना कहा कि कांगड़ा शहर में कोई शक्तिशाली दुश्मन आया है। बोलो, कार्तिक ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें किसने भेजा है? पत्थर तोड़ने वाली सेना कभी पारिवारिक विवादों में दखल नहीं देती, फिर भी तुमने जैन परिवार पर हमला करने का जोखिम उठाया। जरूर कोई है जो पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रहा है। लड़के, अपना समय बर्बाद मत करो, कमांडर ने थूक दिया। हम पत्थर तोड़ने वाली सेना के लोग खास तौर पर प्रशिक्षित होते हैं। तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं उगलवा पाओगे। उसने सोचा कि कार्तिक बस किसी दुष्ट जादू से उसे घायल कर पाया था। असली लड़ाई में वह जरूर मारा जाता। 15 गार्ड चारों ओर तैनात थे, जबकि बाकी खदान के प्रवेश और निकास द्वार की रखवाली कर रहे थे। डीकन अनूप कार्तिक के पास आया और धीरे से बोला, दामाद जी, मैंने पत्थर तोड़ने वाली सेना के बारे में सुना है। उन्हें बहुत क्रूर प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें दुश्मन द्वारा पकड़े जाने और यातना सहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई पकड़े जाने पर अपना मुंह खोल दे तो उसे सैन्य कानून के तहत मौत की सजा दी जाती है। कमांडर ने गर्व से कहा, जो कोई भी पत्थर तोड़ने वाली सेना का हिस्सा बनता है वह अपने आप में असाधारण होता है। सच में? कार्तिक मुस्कुराया। तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी हड्डियां सच में कितनी सख्त हैं। कार्तिक ने कोई विशेष आभा नहीं दिखाई। वह शांत और स्थिर रहा, अपनी छोटी तलवार को म्यान में रखा और कमांडर के पीछे चला गया। न जाने क्यों, जैसे ही कार्तिक उसके पास आया, कमांडर को अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई। यह बच्चा बहुत अजीब था। अगर तुम 10 सांस तक टिक गए, कार्तिक ने कहा, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह कहकर उसने अपना दाहिना हाथ कमांडर की गर्दन पर रख दिया। एक अजीब सी ठंडी रोशनी उसके शरीर में घुस गई। अगले ही पल कमांडर का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। एक सांस भी पूरी नहीं हुई थी कि एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। डीकन अनूप यह देखकर चौंक गया। आखिर युवा मालिक ने ऐसा क्या कर दिया? कमांडर की चीखें इतनी भयानक थीं कि बाकी पहरेदार भी डर के मारे पीछे हट गए। दामाद जी, आपने उसके साथ क्या किया? डीकन अनूप के पैर कांप रहे थे। कमांडर एक गेंद की तरह मुड़ गया था। उसकी हड्डियों से छटकने जैसी आवाजें आ रही थीं और उसका शरीर एक विकृत राक्षस की तरह ऐंठ गया था। इसे हड्डी विस्थापन और हृदय भक्षण करने वाली 10,000 चींटियों की तकनीक का मिश्रण कहते हैं। कार्तिक ने इतनी सहजता से कहा, मानो वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो। हड्डी विस्थापन तो समझ आता है, लेकिन यह 10,000 चींटियों द्वारा हृदय भक्षण क्या बला है? क्या यह सच में किसी इंसान को इतना दर्द दे सकती है? मैं कबूल करता हूं, मैं सब बता दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। 5 सांसें भी पूरी नहीं हुई थीं कि कमांडर, जो अपनी बर्दाश्त की सीमा पर पहुंच गया था, ने हार मान ली। यह दर्द शारीरिक नहीं था, यह सीधे उसकी आत्मा पर हमला कर रहा था। पत्थर तोड़ने वाली सेना का प्रशिक्षण शारीरिक यातनाओं पर केंद्रित था, लेकिन यह तकनीक बिल्कुल अलग थी। यह आपके दिमाग में इतनी गहराई तक समा जाती थी कि आप मरने की भीख मांगने लगते थे। कार्तिक ने उसकी पीठ पर थपथपाया और दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। कमांडर पसीने से तरबतर था, जैसे उसे पानी से बाहर निकाला गया हो। तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान ही हो। कमांडर की आंखों में अब सिर्फ खौफ था। डीकन अनूप ने भी मन ही मन कमांडर की बात से सहमति जताई। ऐसा राक्षसी जादू भला इंसानों के पास कहां हो सकता है? बोलो, कार्तिक एक पत्थर पर बैठते हुए बोला। तुम कौन हो और तुम्हें यहां किसने भेजा है? मेरा नाम कुन्नर वर्मा है, कमांडर ने कांपते हुए कहा। मैं पत्थर तोड़ने वाली सेना की चांदी कप टुकड़ी का एक सेनापति हूं। कुछ दिन पहले मैं व्यापार के सिलसिले में कांगड़ा शहर से गुजर रहा था और बातचीत के लिए नगरपाल पुरुषोत्तम के भवन में रुका। संयोग से
पांचाल और त्रिवेदी परिवारों के मुखिया भी वहां मौजूद थे। कुन्नर वर्मा ने धीरे धीरे सब कुछ उगल दिया। जैसा कि कार्तिक ने अनुमान लगाया था, इस सब के पीछे त्रिवेदी और पांचाल परिवार का हाथ था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें नगर स्वामी का भवन भी शामिल होगा। पत्थर तोड़ने वाली सेना का रुतबा बहुत ऊंचा है, कार्तिक ने कहा। छोटे त्रिवेदी और पांचाल परिवार तुम्हें आदेश नहीं दे सकते और तुम्हारी जैन परिवार से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर तुम इन छोटे परिवारों के लिए मुसीबत क्यों मोल लोगे? यह एक संयोग था, कुन्नर वर्मा ने घबराते हुए कहा। कांगड़ा शहर का स्वामी पुरुषोत्तम भी कभी पत्थर तोड़ने वाली सेना का सदस्य था। हम एक ही टुकड़ी में थे और हमारे बीच गहरा रिश्ता था। मैं तो बस पुराने दोस्तों से मिलने आया था। पुरुषोत्तम ने बातों बातों में कांगड़ा शहर की स्थिति का जिक्र किया और मुझसे एक छोटा सा काम करने को कहा। बस जैन परिवार को डराना और उनका कुछ सामान लूटना था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। कुछ दिन पहले जो सामान चोरी हुआ था वह तुमने किया था? कार्तिक ने पूछा। उस हमले में 1 दर्जन गार्ड मारे गए थे, तो फिर आज तुम सबको मारने क्यों आए थे? यह सिर्फ लूट तो नहीं थी, यह हमारी लालच की गलती है, कुन्नर ने कबूल किया। पांचाल और त्रिवेदी परिवार ने इस काम के लिए 10 लाख सोने के सिक्के देने की पेशकश की। उन्होंने गारंटी दी कि यह काम बिना किसी की भनक लगे हो जाएगा। पिछले महीने राजधानी में मैंने बहुत सारे सोने के सिक्के गंवा दिए थे और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं मान गया। लेकिन उन्होंने खुद हमला क्यों नहीं किया? पत्थर तोड़ने वाली सेना को 10 लाख सिक्के देना, यह बहुत बड़ी रकम है। मैं ठीक से नहीं जानता, कुन्नर ने कहा। मैंने सुना है कि उनके पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। जैसी कि उम्मीद थी, कार्तिक ने सोचा। दोनों परिवार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जयंत को सनसेट माउंटेन्स में फंसाना चाहते हैं ताकि वे शहर में जैन परिवार की संपत्ति हड़प सकें। कार्तिक ने कुन्नर की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं होता कि पत्थर तोड़ने वाली सेना का कमांडर इतना बड़ा सुअर जैसा मूर्ख होगा। तुम्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास पुरुषोत्तम के खिलाफ जरूर कोई बड़ा राज है। यह सुनते ही कुन्नर वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कार्तिक को डरी हुई नजरों से देखने लगा, मानो उसने भूत देख लिया हो। तुम्हें कैसे पता चला? बहुत आसान है, कार्तिक ने कहा। पत्थर तोड़ने वाली सेना शायद ही कभी सैन्य शिविर से बाहर निकलती है। इस कांगड़ा शहर में आने की तो बात ही छोड़ दो। तुम कहते हो कि तुम एक साधारण सेंचुरियन हो और शहर के स्वामी के साथ यादें ताजा करने आए थे। साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास पुरुषोत्तम के खिलाफ कुछ है और वह पत्थर तोड़ने वाली सेना को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक योजना बनाई। कार्तिक ने विश्लेषण जारी रखा। वह तुम्हें जैन परिवार का सामान लूटने के लिए फुसलाकर यहां लाया। फिर उसने पांचाल और त्रिवेदी परिवारों को उकसाया कि वे तुम्हें पत्थर तोड़ने वाली सेना को इस काम के लिए बड़ी रकम दें। उसका असली मकसद था कि तुम जैन परिवार के गार्ड को मारो और फिर मेरा ससुर जयंत गुस्से में आकर तुम्हें और तुम्हारी सेना को मार डाले। इस तरह अगर पत्थर तोड़ने वाली सेना की मौत की खबर लीक भी होती तो सारा इल्जाम जैन परिवार पर आता। पुरुषोत्तम साफ बच निकलता। कुन्नर वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। कार्तिक की बातों ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए थे। उसे अब समझ आया कि पुरुषोत्तम ने उसका इस्तेमाल किया था। क्या कमीना है? कुन्नर वर्मा गुस्से से चिल्लाया। मैंने उसे भाई माना और उसने मुझे फंसा दिया। मैंने 20 साल से ज्यादा समय तक उसके गंदे कामों को छुपाए रखा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेरहमी से मुझसे मुंह मोड़ लेगा। वह अब कार्तिक से नफरत नहीं कर पा रहा था। वह खुद भी इसका शिकार था। पुरुषोत्तम ने ऐसा क्या किया था? कार्तिक ने पूछा। यह राज भविष्य में जैन परिवार के काम आ सकता है। कुन्नर वर्मा का चेहरा क्रूर हो गया। 25 साल पहले उसने घृणा से कहा, हम एक साथ एक मिशन पर थे। जब हम एक छोटे से कस्बे से गुजरे तो पुरुषोत्तम की नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी।
वह जानवर बन गया। उसने उस महिला का बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसने पूरे कस्बे के 10,000 निवासियों का कत्लेआम कर दिया और इल्जाम राक्षसों पर डाल दिया। पिछले कुछ सालों में कुन्नर ने जारी रखा। पुरुषोत्तम एक साधारण सैनिक से शहर का राजा बन गया। कुछ दिन पहले मैंने राजधानी में सेना के 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं गंवा दी। यह सैन्य खर्चों का पैसा था। इस गड्ढे को भरने के लिए मुझे पुरुषोत्तम की याद आई। मैं उससे पैसे ऐंठने कांगड़ा शहर आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ मांगता, उसने खुद ही मुझे जैन परिवार को लूटकर पैसे कमाने में मदद करने की पेशकश की। मैं उसकी चाल समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? कार्तिक ने पूछा। इतने सालों बाद कौन तुम्हारी बात मानेगा? मैंने उस समय जानबूझकर उस कस्बे की फाइलों की एक कॉपी बना ली थी, कुन्नर ने कहा। जब मैं इस बार आया और फाइलों का जिक्र किया तो पुरुषोत्तम घबरा गया। उसने मुझे शांत किया और कहा कि वह पैसों का इंतजाम करने में मेरी मदद करेगा। वह तो मुझे मरवाने की साजिश रच रहा था। वह फाइलें कहां हैं? कार्तिक ने तुरंत पूछा। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? कुन्नर वर्मा ने उम्मीद से पूछा। नहीं, कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा। पत्थर तोड़ने वाली सेना की हत्या की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कुन्नर वर्मा ने एक कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि कोई और भी यही करता। खतरे को जड़ से खत्म करना ही सही रास्ता है। मैं तुम्हें फाइल का स्थान बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, कुन्नर ने कहा, वरना मैं अपनी जीभ काट लूंगा और तुम कभी फाइल नहीं ढूंढ पाओगे। बोलो, कार्तिक ने कहा। पुरुषोत्तम को मारो, मेरा बदला लो। मैं वादा तो नहीं कर सकता, कार्तिक ने कहा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कुन्नर वर्मा उसका मतलब समझ गया। 3 स्क्रॉल हैं, उसने बताया। वे यूएलई सराय के डिंगजी आंगन में 10वीं ईंट के नीचे छिपे हैं। बाकी स्क्रॉल राजधानी शहर में उसकी एक उपपत्नी के आंगन में हैं। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, कार्तिक ने कहा। जैसे ही छोटी तलवार घूमी, कुन्नर वर्मा का शरीर धीरे धीरे मुरझा गया। उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा कार्तिक के शरीर में समा गई और जमीन पर सिर्फ एक भंडारण बैग गिरा पड़ा रह गया। कार्तिक के ऊर्जा केंद्र से एक तेज उछाल आया और वह जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर के और करीब पहुंच गया। आज रात यहां जो कुछ भी हुआ, कार्तिक ने डीकन अनूप और बाकी 15 गार्डों को घूरते हुए कहा, उसके बारे में एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि इसे किसने लीक किया, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिएगा। एक भयानक हत्या का इरादा उन 16 लोगों पर छा गया। उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे पत्थर तोड़ने वाली सेना का एक शक्तिशाली कमांडर कार्तिक के हाथों 5 सांसें भी नहीं टिक पाया था। चिंता मत कीजिए महोदय, डीकन अनूप ने छाती ठोककर गारंटी दी। हम एक भी शब्द लीक नहीं करेंगे। वे सब जानते थे कि पत्थर तोड़ने वाली सेना की हत्या एक गंभीर अपराध है। अगर बात बाहर निकली तो वे सब मारे जाएंगे। समूह सूर्यास्त पर्वत से बाहर निकला। आधे दिन बाद वे निकास द्वार पर पहुंच गए। युवा मास्टर, क्या आप हमारे साथ कांगड़ा शहर वापस नहीं आ रहे हैं? डीकन अनूप ने पूछा। नहीं, कार्तिक ने कहा, मुझे खदान जाना है। पांचाल और त्रिवेदी परिवार बैंगनी सोने की खदान पर कब्जा करने के लिए अपनी टीमें भेज रहे हैं। तुम लोग जल्दी से यह अयस्क हथियार कार्यशाला में पहुंचाओ। यह कहकर कार्तिक वापस सूर्यास्त पर्वत में कूद गया और बैंगनी सोने की खान की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय त्रिवेदी परिवार के मुख्यालय में कुलपति जयंत ने कांगड़ा शहर नहीं छोड़ा है। वह अभी भी जैन परिवार के घर पर ही है। एक जासूस ने रिपोर्ट दी। महेश त्रिवेदी का चेहरा उदास था। उनकी सारी योजना जयंत को शहर से बाहर निकालने पर टिकी थी। तभी एक स्काउट हांफता हुआ अंदर आया। गुरुजी, गजब हो गया। जैन परिवार बैंगनी सोने के अयस्क से भरी 10 गाड़ियां वापस ले आया है। असंभव, महेश त्रिवेदी बुदबुदाया। क्या वे शशांक असफल हो गए? दूसरी ओर कार्तिक सनसेट माउंटेन में वापस आ गया था। कल जब वह अयस्क ले जा रहा था, उसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। अब जब अयस्क सुरक्षित था,
तो इन लोगों से निपटने का समय आ गया था। रात गहरी और हवादार थी। आसमान पर काले बादल छाए थे। त्रिवेदी और पांचाल परिवार के दर्जनों विशेषज्ञ एक शिविर में अलाव जलाकर बैठे थे। वे एक दिन से कार्तिक को खोज रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। बड़े साहब, ये बच्चा कहां भाग गया? एक शिष्य ने पूछा। चिंता मत करो, त्रिवेदी परिवार के एक बुजुर्ग विजय ने कहा। वह भाग नहीं सकता। तभी शिविर के किनारे गश्त कर रहे एक शिष्य को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। चुपचाप एक काली परछाई ने उसे खत्म कर दिया। लाश के जमीन पर गिरने से पहले ही वह एक सूखी मानव त्वचा में बदल गई। कार्तिक ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया और अगले शिकार की ओर बढ़ गया। आधे घंटे में गश्त कर रहे सभी 9 शिष्य मारे जा चुके थे। ढोलू, भोलू, तुम लोग कहां चले गए? एक शिष्य शौच के लिए तंबू से बाहर निकला और चिल्लाया। उसकी आवाज ने सबको जगा दिया। दोनों बुजुर्ग, विजय और पांचाल परिवार का मुखिया, अपने तंबू से बाहर निकले। यहां खून की गंध आ रही है, पांचाल परिवार के बुजुर्ग ने कहा। हम पर हमला हुआ है, विजय चिल्लाया। 20 से ज्यादा लोग हथियारों के साथ बाहर भागे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। 9 मरे हुए शिष्य हवा में गायब हो गए थे। उनका कोई निशान नहीं बचा था। बड़े साहब, क्या इन्हें भूतों ने खा लिया? एक शिष्य ने कांपते हुए पूछा। बकवास मत करो, विजय ने उसे डांटा। आसपास कोई माहिर शिकारी छिपा है। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति यहां से गुजर रहा हो, पांचाल बुजुर्ग ने हवा में हाथ जोड़कर कहा, तो हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप सामने आए ताकि हम क्षमा मांग सकें। क्षमा मांगना? एक ठंडी आवाज चारों दिशाओं से एक साथ आई, जिससे वे पता नहीं लगा पाए कि वह कहां से आ रही है। छिपकर क्यों घूम रहे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, विजय ने उकसाने की कोशिश की। तुम्हारी उकसावेबाजी मुझ पर काम नहीं करेगी, कार्तिक की आवाज गूंजी। अब से जब तक एक कप चाय बनती है, मैं तुम में से किसी एक को मार डालूंगा, तब तक जब तक तुम सब खत्म नहीं हो जाते। शिविर में दहशत फैल गई। अलाव बुझने लगा था। बड़े भाई, जलाओ, लकड़ी खत्म हो गई है, एक ने कहा। विजय ने 2 शिष्यों को लकड़ी लाने का आदेश दिया। वे दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि उनकी चीखें गूंज उठीं। विजय और पांचाल बुजुर्ग बिजली की तेजी से वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न संघर्ष के निशान, न लाशें। ये कैसे हो सकता है? वे कांप गए। जैसे ही वे शिविर में लौटे, अलाव की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। एक घेरा बना लो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, विजय ने आदेश दिया। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे मौत का इंतजार करने लगे। कार्तिक उन्हें आसानी से नहीं मारना चाहता था। वह उन्हें पहले डर से तोड़ना चाहता था। काली परछाई रात में घुल मिल गई। हंसना, एक हल्की सी आवाज, ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी और एक शरीर गायब हो गया। जैक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? पांचाल परिवार का एक शिष्य चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। जैक पहले ही इंसानी त्वचा में बदल चुका था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हाथ पकड़े होने के बावजूद कोई मारा गया था। यह इंसानी काम नहीं हो सकता। असंभव, विजय गुस्से से दहाड़ा। भय और आतंक के उस माहौल में एक एक करके लोग गायब होते रहे। शैतान, तुम इंसान हो या शैतान? पांचाल परिवार का एक शिष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह तलवार लहराता हुआ अंधेरे में भाग गया। गोकुल, वापस आओ, बुजुर्ग चिल्लाया। लेकिन गोकुल का शरीर उनकी आंखों के सामने सिकुड़ गया और एक इंसानी त्वचा में बदल गया, जिसे हवा उड़ा ले गई। वह शैतान है, मैं घर जाना चाहता हूं। एक और शिष्य भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी मारा गया। एक और शिष्य ने यह खौफनाक नजारा देखा और अपनी ही तलवार अपनी गर्दन पर रखकर आत्महत्या कर ली। वह शिकार बनने के दर्द से बेहतर मरना पसंद करता था। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, पांचाल परिवार का बुजुर्ग गुस्से से पागल हो गया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह और विजय एक साथ अंधेरे में कूद पड़े। तुम सिर्फ मुझे मारने की इजाजत देते हो, लेकिन मुझे तुम्हें मारने की इजाजत नहीं देते, कार्तिक की आवाज पास से ही आई। 10 मीटर दूर एक पेड़ के तने पर एक काली परछाई खड़ी थी। तुम कौन हो? विजय ने कहा। तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है। जाहिर है हम एक दूसरे को जानते हैं,
परछाई हंसी। तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो। यह कहकर वह काली छाया बिजली की गति से उन दोनों की ओर बढ़ी। यह तुम हो, यह वास्तव में तुम हो। जैसे ही वह पास आया, विजय ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में खौफ भर गया। यह सही है, कार्तिक ने कहा। यह मैं हूं। छोटी तलवार घूमी और इससे पहले कि पांचाल परिवार का मुखिया अपनी तलवार उठा पाता, ठंडी रोशनी उसकी गर्दन को पार कर गई। उसका शरीर विजय के सामने ही मुरझाकर मानव त्वचा में बदल गया। विजय डर के मारे चीख पड़ा। पांचाल परिवार का मुखिया, जो जन्मजात क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, एक ही वार में मारा गया था। यह कार्तिक है। मंद रोशनी में उसका युवा चेहरा सबके सामने आया। उसके होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी। असंभव, बाकी बचे शिष्य चिल्लाए। वह तो एक कूड़ा कचरा है। वह हम में से इतने लोगों को कैसे मार सकता? कूड़ा? विजय ने एक कड़वी हंसी निकाली। अगर वह कूड़ा है तो हम क्या हैं? यह बहुत बुरा है। तुम सब भाग जाओ और परिवार को संदेश भेज दो, विजय चिल्लाया। 7 शिष्य 7 अलग अलग दिशाओं में भागे। आज रात कोई नहीं बचेगा। कार्तिक के 3 प्रतिबिंब बने और 7 दिशाओं में एक साथ बढ़े। तलवारों की कई परछाइयां बनी और एक भयंकर तलवार ड्रैगन ने उन 7 को एक ही पल में भस्म कर दिया। विजय वहीं रुक गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। एक ही वार में 7 लोगों को मारना, यह कैसे संभव था? अब तुम्हारी बारी है। कार्तिक उसकी ओर बढ़ा। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। विजय डर गया था। वह पीछे हटता गया जब तक कि वह एक चट्टान के किनारे पर नहीं पहुंच गया। मुझे बताओ, त्रिवेदी परिवार की अगली योजना क्या है? कार्तिक ने पूछा। छोटे कमीने, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। विजय ने अपनी बची हुई ताकत से कार्तिक पर हमला कर दिया। कार्तिक आसानी से बच निकला। एक ठंडी फुफकार के साथ कार्तिक की छोटी तलवार हवा में घूमी। मेरे पैर! विजय के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। वह जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। कार्तिक धीरे धीरे उसकी ओर चला। त्रिवेदी परिवार की अगली योजना क्या है? कार्तिक ने अपना चाकू उसके दाहिने हाथ पर रखते हुए शांति से पूछा। अपना समय बर्बाद मत इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसका दाहिना हाथ भी कटकर अलग हो गया। विजय सचमुच डर गया था। यह आदमी एक राक्षस था। मेरा धैर्य सीमित है, कार्तिक ने कहा। मैं बताता हूं, बस मुझे जल्दी से मार दो। विजय की इच्छा शक्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। हमने पत्थर तोड़ने वाली सेना के साथ मिलकर योजना बनाई थी। विजय ने सब कुछ उगल दिया। और कुछ? कार्तिक ने पूछा। हमने बैंगनी सोने की खदान पर कब्जा करने के लिए एक गुप्त दल भी भेजा है, विजय ने हाँफते हुए कहा। अगर हम कब्जा नहीं कर पाए तो हम उसे नष्ट कर देंगे। तुम्हारे जैन परिवार की रीढ़ टूट जाएगी। वह टीम कब पहुंचेगी? अगले 1 या 2 दिन में। छोटी तलवार घूमी और विजय का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी सारी ऊर्जा कार्तिक के भक्षण करने वाले स्वर्ग दिव्य कड़ाही द्वारा अवशोषित कर ली गई। बूम! उसके ऊर्जा केंद्र से एक जोरदार कंपन आया। इतने सारे लोगों को मारने के बाद आखिरकार उसे आगे बढ़ने का मौका मिल ही गया। कार्तिक ने युद्ध क्षेत्र को साफ किया और एक एकांत गुफा में छिप गया। उसने कुन्नर वर्मा के थैले को खोला, जिसमें 50 से ज्यादा स्प्रिट स्टोन और 1 लाख सोने के सिक्के थे। उसने 10 स्प्रिट स्टोन का उपयोग करके एक स्प्रिट इकट्ठा करने वाली संरचना बनाई। ताई हुआंग स्वर्ग भक्षण तकनीक। कार्तिक का शरीर एक भूखे जानवर की तरह आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने लगा। हजारों मीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से एकत्रित हुई और एक बादल का रूप लेकर गुफा में समा गई। 10 आत्मा पत्थरों की सारी ऊर्जा एक पल में खत्म हो गई। बूम! कार्तिक के शरीर से एक भयंकर गर्जना फूट पड़ी, जिससे गुफा की दीवारें चटक गईं। अंततः उसकी साधना का स्तर जन्मजात क्षेत्र के 3रे स्तर के प्रारंभिक चरण पर स्थिर हो गया। महान वीरान ऊर्जा केंद्र अविश्वसनीय रूप से विशाल है, कार्तिक ने सोचा। इतनी ऊर्जा सोखने के बाद भी मैं मुश्किल से प्रारंभिक चरण तक पहुंचा हूं। अगली सफलता के लिए मुझे एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। वह खड़ा हुआ और अपनी यात्रा की।
उसे आधे दिन में खदान तक पहुंचना था। शाम होने से पहले वह पर्पल गोल्ड माइन शिविर में पहुंच गया। यह शिविर पहाड़ के सामने बना था, 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और इसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। बचाव करना आसान और हमला करना मुश्किल था। कार्तिक ने शांतिपूर्ण खनन शिविर को देखकर राहत की सांस ली। हमलावर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वह शिविर के द्वार के सामने खड़ा हो गया। रुको, यह निषिद्ध क्षेत्र है, तुरंत चले जाओ। चौकी के ऊपर से एक ठंडी चीख सुनाई दी। गार्ड गियर, क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो? कार्तिक ने ऊपर देखते हुए कहा। दामाद, वह यहां क्या कर रहा है? गार्ड ने अपने साथियों से फुसफुसाया। यह निकम्मा सचमुच खदान में आया था, वह यहां कैसे आया? एक अन्य गार्ड ने अपना धनुष नीचे रखते हुए तिरस्कार से कहा। मुझे लगता है कि वे कांगड़ा शहर से ऊब गए थे और कुछ नया करने के लिए यहां आए थे। एक ने मजाक उड़ाया। उन्हें लगता है कि सनसेट माउंटेन्स में कोई भी आ सकता है। जरूर उनके पारिवारिक पहरेदारों ने उन्हें यहां तक छोड़ा होगा। कार्तिक ने उनकी परवाह नहीं की। बाड़ खुली और वह शिविर में दाखिल हुआ। उसके आने की खबर सुनकर खदान की रक्षा कर रहे 2 इनेट रियल्म विशेषज्ञ बाहर आए। एक थे डीकन हर्ष और दूसरे थे कार्तिक के ससुर के छोटे भाई जयेश। नमस्कार, स्टीवर्ड हूं, द्वितीय अंकल, कार्तिक ने झुककर कहा। जयेश का हाव भाव अरुचिकर था। वह कार्तिक से सख्त नफरत करता था। उसने कई बार अपने बड़े भाई जयंत को यह शादी रद्द करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। वह अपनी भतीजी को इस निकम्मे से शादी करते हुए नहीं देख सकता था। तुम यहां क्या कर रहे हो? जयेश ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे खबर मिली है, कार्तिक ने शांति से कहा, कि त्रिवेदी परिवार और पांचाल परिवार ने हमारी खदान पर कब्जा करने के लिए अपनी विशिष्ट टीमें भेजी हैं। मैं यहां सभी को सावधानी बरतने की सलाह देने आया हूं। क्या यह खबर तुम्हें मेरे बड़े भाई ने बताई या तुमने खुद ही यह कहानी गढ़ी है? जयेश को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कार्तिक बकवास कर रहा है। मेरे ससुर को अभी तक इस बारे में पता नहीं है, कार्तिक ने कहा। यह जानकारी मुझे विजय त्रिवेदी से मिली है। तुम्हारे ही शब्दों में? क्या मजाक है? जयेश ने उपहास किया। तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरे अंकल, कार्तिक का धैर्य जवाब दे गया। मैं आपको एक बड़े के रूप में सम्मान देता हूं। खबर बिल्कुल सच है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह आप पर निर्भर है। कार्तिक ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और शिविर में और अंदर चला गया। एक गार्ड ने उसे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया। अंदर जाकर कार्तिक ने सोचना शुरू कर दिया। 3 ओर से पर्वतों से घिरे इस स्थान पर यदि एक पर्वत रक्षक संरचना स्थापित की जा सके तो कोई माहिर भी इसे भेद नहीं पाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी सामान मेरे पास नहीं है। 1 घंटे तक सोचने के बाद उसने एक नई संरचना तैयार की। मैं इसे सर्जिंग वेव अर्थ एलिमेंट एरे कहूंगा। यह यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त होगी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, गश्त कर रहे गार्ड्स की बातें उसके कानों तक पहुंची। सुना है शादी की रात ही इसे घर से निकाल दिया गया था और यह वेश्यालय चला गया था। यह निकम्मा अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है कि बच गया। यह बहुत अफसोस की बात है कि मिस जैसी खूबसूरत लड़की को इस निकम्मे ने छीन लिया। कार्तिक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी खदान शिविर से 100 मीटर दूर लोगों का एक बड़ा समूह चुपचाप आकर रुका। मालिक, यह जैन परिवार की खदान है। यहाँ केवल एक ही प्रवेश द्वार है। हम अंदर कैसे घुसेंगे? वहां 100 से ज्यादा लोग थे और कुछ से आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र की आभा भी आ रही थी। जाओ और पांचाल और त्रिवेदी परिवारों के नेताओं को बुला लाओ, नेता ने आदेश दिया। 2 बुजुर्ग, लोकेश, पांचाल और एक त्रिवेदी, नेता के सामने आए। वुल्फ फैंग रेजिमेंट के कमांडर, क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? लोकेश ने धीमी आवाज में पूछा। यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि कांगड़ा शहर का कुख्यात भाड़े का गिरोह वुल्फ फिरोज था। उनका नेता वुल्फ फिरोज था, जो आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वह क्रूर और निर्दयी माना जाता था। शिविर में इन्नेट दायरे के 2 विशेषज्ञ हैं, लोकेश ने जानकारी दी। सबसे शक्तिशाली जयेश है।
जब तक हम उसे खत्म कर देते हैं तब तक बाकी कोई खतरा नहीं है। क्या तुम निश्चित हो कि शिविर में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है? वुल्फ फिरोज ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। उसे खतरे का स्वाभाविक आभास हो गया था। उसकी नजर कैंप पर पड़ी। उसे लगा कि अंदर कोई खतरा है। नहीं, कुलपति ने कल ही संदेश भेजा था। जयंत, कार्तिक का ससुर, अभी भी कांगड़ा शहर में है। लोकेश ने छाती ठोककर कहा। ठीक है, वुल्फ फिरोज ने सिर हिलाया। हम आधे घंटे में हमला करेंगे। उसी समय शिविर के अंदर जयेश अकेले शराब पी रहा था। कार्तिक के आने से उसका मूड खराब हो गया था। बूढ़े जू डीकन हर्ष पास आया। आपने आज दोपहर कहा था कि दामाद ने बताया था कि त्रिवेदी और पांचाल परिवार हमला करेंगे। क्या यह जानकारी विश्वसनीय है? आज दोपहर युवा स्वामी के व्यवहार को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम सचमुच उस निकम्मे की बातों पर यकीन करते हो? जयेश ने हंसकर कहा। अगर उन दो परिवारों ने आने की हिम्मत की तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे कभी जिंदा न जाएं। पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए, हर्ष ने गंभीरता से कहा। जयेश ने भौहें चढ़ाते हुए अपना प्याला नीचे रख दिया। वह हर्ष की बात पर विचार करने लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और हॉल का दिया बुझ गया, जिससे सब अंधेरे में डूब गए। हुश हुश हुश! अचानक शिविर के बाहर से सैकड़ों तीर उड़कर आए। आह! एक गश्ती गार्ड को एक तीर ने लकड़ी के खंभे से जकड़ दिया। रात का छापा! रात का छापा! चीखें गूंज उठीं। बड़ी संख्या में काली आकृतियों ने एक ही वार से बाड़ तोड़ दी और शिविर में घुस गईं। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते पर पहरा लगा दिया, जिससे शिविर में मौजूद सभी लोग घड़े में बंद कछुओं की तरह फंस गए। जयेश और हर्ष हॉल से बाहर भागे। यह बहुत बुरा है। द्वितीय मास्टर, कोई अंदर घुस आया है। जयेश ने देखा कि जैन परिवार के पहरेदार पीछे हट रहे थे। हमलावर बहुत ताकतवर थे, खासकर बीच में खड़ा वह आदमी जिससे आध्यात्मिक शुद्ध की आभा फैल रही थी। वहां कौन है? तुम मेरे जैन परिवार के खनन शिविर में क्यों घुसे? जयेश ने दहाड़ लगाई। उसे तुरंत याद आया कि कार्तिक ने उस दोपहर क्या कहा था। जयेश, व्यर्थ संघर्ष करना बंद करो। लोकेश, पांचाल ने ठंडी हंसी। अपनी साधना को कमजोर कर दो और मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। जयेश की नजरें लोकेश से हटकर बीच वाले आदमी पर पड़ीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वुल्फ फेंक! तुमने हमारे जैन परिवार का विरोध करने की हिम्मत की। क्या तुम जीने से थक गए हो? जयेश जानता था कि आज रात का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। जब तक उसका बड़ा भाई जयंत नहीं आता, कोई भी वुल्फ फिरोज का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे मास्टर, मुझे खेद है, वुल्फ फिरोज ने विनम्रता से कहा, लेकिन आज रात के बाद आपका जैन परिवार खत्म हो जाएगा। हा हा हा! लोकेश जोर से हंस पड़ा। क्या तुमने सचमुच सोचा कि तुम्हारे शब्द वुल्फ फेंक को डरा देंगे? मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे परिवारों ने तुम्हारे जैन परिवार को घेरने के लिए पहले ही विशेषज्ञों को जुटा लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई इस समय इतना व्यस्त है कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहा है। जयेश का चेहरा उदास था। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी मूर्खता की थी। अगर उसने कार्तिक की चेतावनी पर विश्वास करके पहले ही सावधानी बरती होती तो वे आज इतनी बुरी तरह नहीं फंसते। हमें अपनी जान तक खदान की रक्षा करनी होगी, जयेश ने आदेश दिया। जैन परिवार के रक्षकों ने अपने धनुष बाण तान लिए। अपना कदम उठाओ, वुल्फ फिरोज ने आदेश दिया। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। जैसे ही भाड़े के सैनिक आगे बढ़ने वाले थे, कार्तिक, जो अपने कमरे से सब कुछ सुन रहा था, ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आग की रोशनी उसके शांत युवा चेहरे पर पड़ रही थी। प्रतिष्ठित वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिकों का समूह इस गड़बड़ी में शामिल हो गया है। दूर से एक ठंडी आवाज आई। अंधेरे से नीले वस्त्र पहने एक युवक बाएं हाथ में एक छोटा चाकू लिए निकला और मजबूत कदमों से अखाड़े के बीच में आ खड़ा हुआ। कांगड़ा शहर में आखिर किसकी इतनी हिम्मत थी जो वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिकों के समूह को अज्ञानी कहकर अपमानित करे? 4 प्रमुख परिवारों के मुखिया भी ऐसे शब्द कहने का साहस नहीं करते थे। सैकड़ों आंखें कार्तिक के चेहरे पर टिकी थीं।
बच्चे, क्या तुम मौत की तलाश में हो? वुल्फ फिरोज मर्सिनरी ग्रुप का एक भाड़े का सैनिक, जो इनेट दायरे के 5वें स्तर पर था, अचानक आगे बढ़ा और अविश्वसनीय गति से कार्तिक पर टूट पड़ा। यह उनकी शैली थी, बेरहम और बिना चेतावनी के हमला करना। जयेश की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह कार्तिक से नफरत करता था, फिर भी वह उसे बचाने के लिए आगे आने ही वाला था। वह कार्तिक को यहां मरने नहीं दे सकता था। हंसना! छोटी तलवार म्यान से बाहर निकली और आकाश से एक अद्वितीय प्रकाश की धार नीचे गिरी। किसी ने नहीं देखा कि उसने तलवार कैसे खींची। जब तक वे कुछ समझ पाते, छोटी तलवार वापस म्यान में जा चुकी थी और हमलावर भाड़े का सैनिक वहीं जम गया था। गल्प गल्प, उसकी गर्दन से खून तेजी से बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक घातक प्रहार। भीड़ में एक सामूहिक आह सी दौड़ गई। जैन परिवार के पहरेदारों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। दिन में वे ही कार्तिक को निकम्मा कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह क्या था? जयेश वहीं रुक गया, भावनाओं के एक जटिल मिश्रण में फंसा हुआ। लोकेश पंचाल और पांचाल परिवार के विशेषज्ञ हैरान थे। यह निकम्मा व्यक्ति शिविर में कैसे आ सकता है? खैर, यह अच्छा ही था कि वह यहां था। अगर वह मारा जाता तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इस आश्चर्यजनक हमले ने उन्हें करारा तमाचा मारा था। तुम कौन हो? लोकेश पंचाल ने कार्तिक की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस निकम्मे ने एक ही वार में 5वें स्तर के साधक को मार डाला था। केवल वुल्फ फिरोज की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही वह शिविर में दाखिल हुआ था, उसे एक खतरे का एहसास हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कहां से आ रहा है। क्या यह खतरा इस कमजोर से दिखने वाले नौजवान से हो सकता था? वुल्फ फिरोज दशकों से जिंदा था। वह जानता था कि सांप जितना अधिक विषैला होता है, उतना ही अधिक सुंदर दिखता है। उसके सामने खड़ा युवक उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। वह इसे देख या छू नहीं सकता था, लेकिन यह दबाव असली था। क्या अब भी यह मायने रखता है कि मैं कौन हूं? कार्तिक ने हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। दोनों पक्ष जिंदगी मौत की जंग में उलझे हुए थे। बहुत अच्छा, लोकेश पंचाल ने गहरी सांस ली। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के पास भी हालात बदलने का एक दिन होता है। तुम मौत से नहीं बच पाओगे। उसने सोचा कि वुल्फ फिरोज इस कूड़े के टुकड़े को खुद ही मार डालेगा। कार्तिक ने लोकेश पंचाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें सीधे फिरोज पर टिकी थीं। 1 मिनट तक घूरने के बाद फिरोज ने पहले नजरें फेर लीं। कार्तिक की गहरी निगाहों ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी खाई के किनारे खड़ा हो। वुल्फ फिरोज की हथेलियों में पसीना आ गया। वुल्फ, फेंक! तुमने मेरे जैन परिवार के 10 रक्षकों को घायल कर दिया है, इसीलिए मेरे लिए तुम में से किसी एक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कोई सामान्य बात कर रहा हो। बिल्कुल भी अति नहीं। वुल्फ फिरोज ने सिर हिलाया। यह हमारे जैन परिवार और पांचाल व त्रिवेदी परिवारों के बीच का झगड़ा है, कार्तिक ने जारी रखा। तुम्हारा दखल हमारे जैन परिवार के प्रति घोर अनादर दर्शाता है। तुम में से प्रत्येक को अपना एक हाथ काटकर यहां से निकल जाना चाहिए। कितने दबंग शब्द! शिविर में हंगामा मच गया। वह न सिर्फ वुल्फ फैंक को बाहर निकालना चाहता था, बल्कि उन्हें अपंग भी करना चाहता था। हा हा हा! लोकेश पंचाल जोर से हंस पड़ा। यहां तक कि जैन परिवार के पहरेदार भी सोचने लगे, ये बच्चा जरूर पागल हो गया है। वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिकों के समूह से ऐसी मांग करने की हिम्मत सिर्फ मरे हुए लोगों ने ही की थी। जयेश अवाक रह गया। उसकी योजना वुल्फ फिरोज को नरम गरम रणनीति से पीछे हटने के लिए मनाने की थी। अब कार्तिक के शब्दों ने सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। केवल वुल्फ फिरोज गंभीर था। उसका अंतर ज्ञान उसे बता रहा था कि यह लड़का भयानक था। मैं नौकरी छोड़ने का विकल्प चुन सकता हूं, वुल्फ फिरोज ने आखिरकार कहा, लेकिन अपना हाथ काट देना बहुत ज्यादा मांगना है। इस जवाब ने सबको हैरान कर दिया। लोकेश पंचाल की हंसी उसके गले में ही अटक गई। जैन परिवार के पहरेदार डर गए। वुल्फ फिरोज सचमुच पीछे हटने पर विचार कर रहा था। डीकन हर्ष और जयेश ने एक दूसरे को गहरे सदमे से देखा। नहीं कर सकता,
कार्तिक के 3 ठंडे शब्द पूरे कैंप में गूंज उठे। जाना चाहते हो? एक हाथ पीछे छोड़ दो, वरना यहीं रहोगे। जयेश को उसी पल कार्तिक का गला घोंटने की इच्छा हुई। वुल्फ फेंक पीछे हटने को तैयार था और यह लड़का उसे रोक रहा था। युवा मास्टर, डीकन हर्ष ने फुसफुसाकर उसे रुकने का इशारा किया। कार्तिक ने कुछ न देखने का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए फिरोज को देखा। उस मासूम मुस्कान से फिरोज की रूह कांप उठी। वुल्फ फेंक, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? इस बदमाश की बकवास मत सुनो, इन सबको मार डालो, लोकेश पंचाल चिल्लाया। फिरोज ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, कार्तिक ने कहा। माहौल बेहद खौफनाक हो गया। बहुत अच्छा, वुल्फ फिरोज ने अपना हथियार उठाते हुए कहा। तो फिर मुझे यंग मास्टर कार्तिक के कौशल का अनुभव करने दो। अपना हाथ कटवाने से बेहतर था कि वह लड़कर मर जाए। यदि मैं तुम्हें 3 वार में नहीं मार सकता, कार्तिक ने अपनी छोटी तलवार धीरे से खींची, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। बकवास! जयेश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। कार्तिक की बातों ने वुल्फ फिरोज को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? अचानक कार्तिक की ठंडी आंखें जयेश पर टिक गईं। उस तेज धार ने जयेश को लगभग अंधा कर दिया। वह डर के मारे लड़खड़ा गया और वहीं जम गया। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। डीकन हर्ष, कार्तिक ने जयेश की परवाह न करते हुए कहा, आदमी लेकर जाओ और बाहर निकलने के रास्ते पर पहरा दो। आज रात एक भी व्यक्ति को बाहर मत निकलने देना। डीकन हर्ष ने जयेश की ओर देखा, जिसने सिर हिला दिया और गार्डों को रास्ता रोकने का आदेश दिया। क्या युवा मास्टर पागल हो गया है? पहरेदार आपस में फुसफुसा रहे थे। उसने वुल्फ फिरोज को 3 चालों में हराने की बात की। उसने एक अच्छी खासी स्थिति को बिगाड़ दिया। वे सब मान रहे थे कि वुल्फ फांग जैन परिवार के रुतबे के कारण पीछे हट रहा था, कार्तिक के कारण नहीं। केवल फिरोज ही जानता था कि वह कार्तिक से डरता था, न कि जैन परिवार से। वुल्फ फिरोज का हथियार 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा नुकीला डंडा था। एक ठंडी हवा चली और फिर वे दोनों एक साथ चले, जैसे बिजली के 2 बोल्ट टकरा रहे हों। तलवारें और लाठियां आपस में टकराने लगीं, जिससे पूरे शिविर में हथियारों की शक्तिशाली आवाज गूंजने लगी। लोकेश पंचाल का चेहरा गंभीर होता गया। वह समझ गया कि वुल्फ फिरोज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह कार्तिक के कपड़ों को छू भी नहीं पाया था। कार्तिक शांति से युद्ध भूमि में घूम रहा था। वह किसी चीज की तैयारी कर रहा था। वुल्फ फिरोज जितना ज्यादा लड़ता, उतना ही ज्यादा हैरान होता। कार्तिक उसकी हर चाल में कमजोरी ढूंढ लेता था और आसानी से उसे तोड़ देता था। पहला कदम, ब्लड प्रिजन स्काई। जैसे ही छोटी तलवार नीचे गिरी, पूरी दुनिया तलवार की ऊर्जा के समुद्र में समा गई, जिससे एक विशाल रक्त कारागार बन गया। वुल्फ फिरोज उसमें फंस गया। तेज धार वाली ऊर्जा उसकी सुरक्षा को चीरती हुई उसके शरीर पर कई घाव कर गई, जिससे खून टपकने लगा। दुश्मन की पंक्तियों को ध्वस्त करो। वुल्फ फिरोज ने अपना सबसे शक्तिशाली दांव दिखाया, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। बूम! छोटी तलवार ने नुकीली गदा पर प्रहार किया। वुल्फ फिरोज लड़खड़ाते हुए दर्जनों कदम पीछे हटा। कार्तिक का शरीर एक सूखे पत्ते की तरह हल्के से उतरा। दोनों के कौशल में अंतर स्पष्ट था। यह असंभव है, लोकेश पंचाल चीख पड़ा। उसे लगा कि फिरोज ने जानबूझकर हार मान ली है। वुल्फ फिरोज, तुमने हमसे 10 लाख सोने के सिक्के लिए और हमें धोखा दे रहे हो। जल्दी करो और इस बच्चे को मार डालो। अगर तुम में से किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की, तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। वुल्फ फिरोज ने उन पर गुर्राते हुए कहा। वह उन्हें बता नहीं सकता था कि यह लड़का एक खूंखार जानवर जैसा था। वुल्फ फिरोज, क्या तुम दोबारा सोच रहे हो? कार्तिक ने अपनी छोटी तलवार फिर से उठाई। उसने 3 चालों में उसे मारने को कहा था और एक बीत चुकी थी। वुल्फ फिरोज ने घुरघुराहट के साथ जवाब दिया। उसने अपनी नुकीली लाठी से कार्तिक की टांगों पर वार किया। उसका हर वार बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था। क्या यह अभी भी हमारा दामाद है? वह बहुत शक्तिशाली है। पहरेदारों का रवैया बदल रहा था। घूमती रेत और कंकड़ों के बीच
वुल्फ फिरोज ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। अरे नहीं, यह तो भेड़िया रूपांतरण है, डीकन हर्ष ने आश्चर्य से कहा। वुल्फ फिरोज बचपन से ही भेड़ियों के झुंड के साथ पला बढ़ा था। भेड़िए में तब्दील होने के बाद उसका शरीर सुनहरे बालों से ढक गया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, जो आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर हो गई थी। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। उसे घोस्ट आई तकनीक पर निर्भर रहना होगा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। दूसरा प्रहार। कार्तिक का शरीर बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। वुल्फ फिरोज के सारे वार निशाने से चूक गए। भूत नेत्र तकनीक का चुपचाप प्रयोग किया गया। वुल्फ फेंक का शरीर कार्तिक के सामने अचानक पारदर्शी हो गया। छोटे चाकू ने एक अजीब सी छाप बनाई और फिरोज की बांह को छू गया, जिससे खून की फुहार निकली। उसके हाथ से भेड़िए के दांत वाला डंडा उछलकर दूर जा गिरा। तीसरी चाल। दूसरे वार ने वुल्फ फिरोज की बांह को अपंग कर दिया था और तीसरा वार तुरंत हुआ। उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। कई लोगों की चौकस निगाहों के सामने छोटा चाकू फिरोज की गर्दन पर फिरा। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। 3 चालें और यह खत्म। टिक टॉक टिक टॉक। खून की बूंदें वुल्फ फिरोज की गर्दन से होते हुए जमीन पर गिर रही थीं। तुम्हारा चाकू बहुत तेज है। भेड़िए का रूप गायब हो गया। वुल्फ फिरोज ने लंबे समय से कार्तिक के महान नाम निकम्मे होने के बारे में सुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी निकम्मे व्यक्ति के हाथों मरेगा। तुम बहुत धीमे हो। कार्तिक ने अभी भी एक हाँ निरहित मुस्कान धारण की हुई थी, लेकिन इस समय वह मुस्कान एक राक्षस की तरह थी। वुल्फ फेंक का शरीर धीरे धीरे ढह गया। कार्तिक ने इस बार उसके शरीर से सार नहीं निकाला, ताकि लोगों को यह न लगे कि वह कोई राक्षस है। वुल्फ फिरोज मर गया है, लोकी बुदबुदाया। वह कांगड़ा शहर के शीर्ष 10 गुरुओं में से एक था। लोकेश पंचाल के चेहरे पर भय की झलक उभरी। तुम कौन हो? वह हकलाते हुए बोला। क्या तुम इस उत्तर से संतुष्ट हो कि तुम्हें किसने मारा? कार्तिक ने उपहास किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर वहां से गायब हो गया। विरोधी खेमे की ताकत अभी भी जैन परिवार से ज्यादा थी। उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था। भेड़ों के झुंड में एक खूंखार बाघ के होने का क्या मतलब है? कार्तिक भेड़ों के झुंड में घुस गया। वुल्फ फिरोज भाड़े का समूह अभी भी अपने नेता की मृत्यु के सदमे से उबर नहीं पाया था। दरार! खून की बौछार हुई और 1 दर्जन से ज्यादा सिर उड़ गए। जमीन पर लाशों की एक परत जमा हो गई। दौड़ो! तभी लोकी को भागने की याद आई। कार्तिक बहुत भयानक था। तीर छोड़ो! डीकन हर्ष इसी पल का इंतजार कर रहे थे। तीरों की वर्षा हुई और जो भी भागने की कोशिश कर रहा था, मारा गया। तुम छोटे कमीने, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। लोकेश पंचाल दौड़ा और कार्तिक को कस कर गले लगा लिया। तुम लोग जाओ, मैं उसे रोक लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? जयेश भी अपनी लंबी तलवार लेकर भीड़ में घुस गया। मरना! कार्तिक ने लोकेश पंचाल का सिर उड़ा दिया। मरते हुए भी वह कार्तिक के पैरों से चिपका रहा, ताकि दूसरों को भागने का मौका मिल सके। चलो बाहर निकलें। वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिक समूह के बचे हुए सैनिक दरवाजे की ओर भागे। कार्तिक ने हवा में छोटी तलवारों से वार किया। विस्मयकारी तलवार ऊर्जा एक पर्दे में इकट्ठी हो गई, जो अचानक नीचे दब गई। बूम! पूरे शिविर की जमीन हिंसक रूप से हिल गई। उनके कानों में बस चीखें गूंज रही थीं। जैसे जैसे धूल जमी, नीले रंग का एक युवक बीच में खड़ा था। आसपास का इलाका लाशों की मोटी परत से ढका हुआ था। वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिकों का समूह लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक ही हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जैन परिवार के पहरेदारों की सांसें थम सी गईं। जयेश अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कार्तिक की ओर बढ़ा। आपने सहज क्षेत्र में कब प्रवेश किया? क्या मेरे बड़े भाई को पता है? कार्तिक ने सहजता से उत्तर दिया। हां। जयेश ने एक कड़वी मुस्कान दी। आज दोपहर जो हुआ वह मेरी गलती थी। अगर आज रात तुम न होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। अन्य गार्ड सम्मानपूर्वक आगे बढ़े। विशेष रूप से वे जिन्होंने कार्तिक का मजाक उड़ाया था, उन्होंने शर्म से अपने सिर झुका लिए। अगर और कुछ नहीं है
तो मैं वापस जाकर पहले आराम करूंगा, कार्तिक ने कहा। ये रही कुछ सामग्री, कृपया मेरे ससुर से कहो कि वे जल्द से जल्द तैयार कर दें। मैं यहां एक बड़ी संरचना करने जा रहा हूं। वह भीड़ के बीच से वापस चला गया। लगता है दामाद बदल गया है, एक गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। दामाद बहुत शक्तिशाली है, हमारे जैन परिवार का उत्थान निकट है। पूरा शिविर जयकार से गूंज उठा। जयेश ने आदेश जारी किए, आज रात जो कुछ हुआ उसे कोई भी लीक नहीं करेगा। युद्ध क्षेत्र को जल्द से जल्द साफ कर देना चाहिए। अगली सुबह एक गार्ड कार्तिक के दरवाजे पर सावधानी से खड़ा था। दामाद जी, नाश्ता तैयार है, क्या आप इसे अपने पास मंगवाना चाहेंगे? अगले 2 दिन कार्तिक ने साधना में बिताए। जैन परिवार का काफिला वापस आया और इस बार डीकन नीव भी साथ थे। दामाद जी, मैं आपके लिए सब कुछ लाया हूं। जयेश ने तुरंत सामग्री खरीदने के लिए धन आवंटित कर दिया था। मुझे कांगड़ा शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में बताइए, कार्तिक ने पूछा। डीकन नीव ने बताया, कुछ दिन पहले त्रिवेदी और पांचाल परिवार ने हमारी हथियार कार्यशाला पर अचानक हमला कर दिया। सौभाग्य से मुखिया जयंत तैयार थे और उन्होंने दोनों परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। कोई और खबर? कार्तिक ने शशांक सेना, जिसे पत्थर तोड़ने वाली सेना भी कहते हैं, के बारे में पूछा। अफवाहें हैं कि शशांक सेना हमारे कांगड़ा शहर में आई थी। डीकन नीव ने अपनी आवाज धीमी कर दी। और वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। राजधानी शहर ने जांच के लिए लोगों को भेजा है। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसे पता था कि डीकन अनूप और बाकी लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अगर यह खबर लीक हुई तो सब मर जाएंगे। डीकन नीव ने कार्तिक को संरचना स्थापित करने में मदद की। कार्तिक ने समझाया कि संरचनाएं 3 प्रकार की होती हैं, आत्मा पत्थरों पर निर्भर रहने वाली, प्रकृति की शक्ति का लाभ उठाने वाली, और दोनों का मिश्रण। साइट 317 3.2 साइट ही स्टार्ट कार्तिक का सर्जिंग वेव अर्थ एलिमेंटल फॉर्मेशन तीसरी तरह का था। पूरा दिन खुदाई करने के बाद और एक रात लगाकर 15 झंडे तैयार करने के बाद डीकन नीव ने उन्हें संरचना के केंद्र में डाला। अचानक पूरे शिविर में तेज हवा के झोंके आए। हल्की धुंध छा गई और शिविर मानो हवा में गायब हो गया। बाहर से देखने पर यह स्थान भूल भुलैया जैसा दिखता था, लेकिन अंदर के लोग बाहर सब कुछ साफ देख सकते थे। यह संरचना पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित करती थी, जिससे यह केवल आत्मा पत्थरों पर निर्भर नहीं रहती थी। युवा मास्टर, आपने यह कैसे किया? डीकन नीव ने पूछा, जो खुद इसमें शामिल होने के बावजूद कुछ समझ नहीं पाया था। आप सीखना चाहते हैं? कार्तिक मुस्कुराया। गुरुजी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। डीकन नीव ने तुरंत घुटने टेक दिए। यह सुनकर कैंप में सभी लोग हक्के बक्के रह गए। डीकन नीव 40 साल का था और कार्तिक का शिष्य बनना शर्मनाक हो सकता था, लेकिन किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सब उससे ईर्ष्या करते थे। कार्तिक ने प्रणीत की तरह ही डीकन नीव से एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए और बड़ी मात्रा में जानकारी उसकी आत्मा के सागर में भेज दी। पिछले कुछ दिनों से डीकन हर्ष भी एक पिल्ले की तरह कार्तिक के पीछे घूम रहा था, लेकिन कार्तिक ने उसे नहीं चुना। शिष्य के लिए चरित्र प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण था। खदान में 3 दिन बिताने के बाद टीम बैंगनी सोने के अयस्क से भरी 10 गाड़ियां लेकर कांगड़ा शहर के लिए रवाना हुई। नीव, पहले तुम लोग वापस जाओ, मैं खुद चलूंगा, कार्तिक ने कहा। उसने संरचना का नियंत्रण जयेश को सौंप दिया और खुद राक्षसों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में और भी गहराई में चला गया। बूम! एक दूसरे दर्जे की लोहे की छिपकली का शिकार करने के बाद वह अंततः रुका। वापस जाने का समय हो गया है। वह 1 दिन बाद काफिले के साथ मिल गया और साथ में कांगड़ा शहर में प्रवेश कर गया। यह प्रस्थान 8 दिनों तक चला। इस दौरान सदानंद सुनहरा पैवेलियन से हर दिन जैन परिवार के पास कार्तिक के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने आता रहा। सुनहरा पैवेलियन इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आध्यात्मिक सार गोलियों की बिक्री उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गई थी। आसपास के बड़े शहरों से भी ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन कार्तिक के बिना वे इन आदेशों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।
यह ऐसा था जैसे मुंह में मांस हो, लेकिन उसे खाने की हिम्मत न हो। वापस लौटने पर सबसे पहले कार्तिक अपने ससुर जयंत से मिला। जयंत की आंखों में चिंता की झलक थी। ससुर जी, क्या शशांक सेना के लापता होने की जांच हमारे जैन परिवार तक पहुंच चुकी है? कार्तिक ने पूछा। नीव ने रास्ते में इसका जिक्र किया था। हां, जयंत ने कहा। 50 शशांक सेना सैनिकों और एक सेंचुरियन के लापता होने से महान पथ राजवंश चिंतित है, जिसने मामले की गहन जांच के लिए एक जांच दल भेजा है। जयंत पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चिंतित था। शशांक सेना के रहस्यमय ढंग से गायब होने से हर परिवार बेचैन था। जांच दल कब पहुंचेगा? कार्तिक ने पूछा। वे आज ही यहां पहुंचे हैं और शहर के सरदार पुरुषोत्तम के महल में ठहरे हैं, जयंत ने कहा। जांच कल शुरू होगी। जयंत जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। 10 दिन पहले शशांक सेना सनसेट पर्वतों में गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। सभी संकेत बताते थे कि उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। जो होना है वो होकर रहेगा, कार्तिक ने सांत्वना देते हुए कहा। अत्यधिक अटकलें लगाने से केवल बोझ बढ़ेगा। अभी के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जयंत ने कहा। खदान की समस्या में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जाकर आराम करो। अपने आंगन में वापस आकर कार्तिक ने बिना रुके आग जलाई और स्वर्गीय आत्मा की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। शाम तक उसने 200 से ज्यादा गोलियां परिष्कृत कर लीं। इनेट दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई थी। कपड़े बदलने के बाद वह गोलियां लेकर सुनहरा मंडप पहुंचा, जो पहले ही बंद हो चुका था। मास्टर प्रताप खुद उसका स्वागत करने बाहर गए और उसे परिवार के सदस्य जैसा सम्मान दिया। युवा मास्टर कार्तिक, आपने हमें इंतजार करवाया है। सदानंद एक तरफ खड़ा था। उसका उत्साह थोड़ा ज्यादा था। मुझे अस्थायी रूप से कांगड़ा शहर छोड़ना पड़ा था, कार्तिक ने कहा। तत्काल संकट को कम करने के लिए ये रहे 200 सिक्के। अब से मैं हर दिन लगभग 100 उपलब्ध कराऊंगा। उसने गोलियां मेज पर फैला दी। मास्टर प्रताप और सदानंद की आंखें चमक उठीं। टैप टैप टैप, दूर से पैरों की आवाज आई। मास्टर प्रताप और सदानंद तुरंत उठ खड़े हुए। संप्रदाय गुरु, आप आ गए हैं। सुनहरा मंडप के स्वामी परितोष शर्मा आ गए थे। वह एक मज्जा सफाई क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वह 50 साल के थे, सुर्ख रंगत वाले और बाघ की खाल की जैकेट पहने हुए थे। आते ही उनकी नजर कार्तिक पर पड़ी। उनकी नजरें मिलीं और एक अदृश्य दबाव कार्तिक पर पड़ा। यह एक शक्ति प्रदर्शन था। परितोष इस बात से नाराज थे कि कार्तिक ने मंडप को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। मास्टर प्रताप और सदानंद डरकर एक तरफ हट गए। कार्तिक ने भूत नेत्र तकनीक का चुपचाप प्रयोग किया। एक और भी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति प्रतिध्वनित हुई। स्वागत कक्ष से अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। मेजें और कुर्सियां हवा में तैरने लगीं। मास्टर प्रताप और सदानंद स्तब्ध रह गए। युवा मास्टर कार्तिक सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे हैं। परितोष शर्मा ने अचानक अपनी नजरें हटा लीं। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वे हंसे और कार्तिक के बगल में बैठ गए। सदानंद और मास्टर प्रताप हताश थे। वे समझ गए कि मंडप मास्टर ने कार्तिक को डराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। जूनियर कार्तिक ने पाइवेलियन मास्टर का अभिवादन किया। कार्तिक ने खड़े होकर प्रणाम किया। मेरा नाम परितोष शर्मा है, स्वामी ने उसे रोकते हुए कहा। अब से आप मुझे सिर्फ एल्डर पारितोष कह सकते हैं। उन्होंने 1 घंटे तक बातचीत की, लेकिन परितोष ने गोली की विधि का जिक्र तक नहीं किया। एल्डर पारितोष, अब देर हो रही है। कार्तिक खड़ा हो गया। उन तीनों ने उसे व्यक्तिगत रूप से बाहर तक छोड़ा। जैसे ही कार्तिक गया, परितोष शर्मा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। संप्रदाय गुरु, आपने गोली को परिष्कृत करने की विधि के लिए क्यों नहीं कहा? सदानंद उलझन में था। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? परितोष शर्मा सोफे पर लेट गए। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए गुरुजी, दोनों ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी उसकी आंखों में क्या देखा? परितोष को अभी अभी जो हुआ था उसे याद करके पसीने छूट गए। आपने क्या देखा? लाशों के पहाड़ और खून का सागर, परितोष ने कहा। अनगिनत खोपड़ियां मेरी ओर उड़ रही थीं।
उस पल मुझे मौत के खतरे का एहसास हुआ। अगर हम फिर से एक दूसरे को देखते तो मैं ही मरता। वे दोनों उसके भरोसेमंद थे, इसलिए उसने सच बता दिया। सदानंद की सांस रुक गई। संप्रदाय प्रमुख, राजधानी की यात्रा कैसी रही? मास्टर, प्रताप ने चिंता से पूछा। परितोष ने बताया कि कांगड़ा शहर की शाखा का पतन हो रहा है। महान पथ राजवंश में उनकी शाखा दूसरे से आखिरी स्थान पर थी। सबसे आखिरी वाली शाखा को बंद कर दिया गया था, इसलिए अब वे सबसे आखिरी थे। संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय आत्मा की गोली हमारे लिए एक अवसर है।